नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवा चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं बिंदु सांधु आज आप लोगों के लिए भीष्म साहनी जी की बहुचर्चित कहानी चीफ की दावत लेके आई हूँ। आज मिस्टर सोमनाथ के घर चीफ की दावत थी। सोमनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की भी फुर्सत नहीं थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए हुए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले हुए मिस्टर सोमनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों की फहरिस्ती हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियाँ, मेज, तिपाई, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक्स का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे, पलंग के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सोमनाथ के सामने सहसा एक अड़चन आ खड़ी हुई। माँ का क्या होगा? इस बात की ओर न उनका ध्यान गया न उनकी कुशल गृहिणी का। मिस्टर सोमनाथ श्रीमती की ओर घूर कर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाएं। सोमनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे, फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो जाए। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहे जल्दी खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम निपटा ले। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती जी बोल उठी, जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे, तो उन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। या तो माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहे, और क्या। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। सोमनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली ये भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जानो और वो जाने। मिस्टर सोमनाथ चुप रहे। ये मौका बहस का नहीं था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाज़ा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया, और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी, दुपट्टे में मुंह और सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होते देखते हुए माँ का दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुबह से चल जाए। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना बेटा, तुम तो जानते हो मांस मच्छी बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम या बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ से जाएं तो तुम गुसलखाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ आवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ, आज जल्दी सो जाना नहीं, तुम्हारे खर्राटे की आवाज़ दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज़ में बोली, क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं है, जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर सोमनाथ ने इंतज़ाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक इधर आ गए तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसलखाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध से वह झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती, पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूँ नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, ये खाट नहीं है।
माँ ने टांगे नीचे उतार दी। और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, नहीं, न वह खड़ाऊ पहनना। किसी दिन तुम्हारी एक खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूँ। मिस्टर सोमनाथ सिगरेट मुंह में रखे, फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। सोमनाथ हर बात में तरकीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके हाथ में था। खूंटियाँ कमरों में कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लाए जाए, श्रीमती जी कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। सोमनाथ को चिंता थी, अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो उन्हें कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो माँ, पहन के आओ ज़रा देखूं। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टा सीधा हो गया तो चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। माँ सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा, छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिपाए थे। पहले से कुछ कम ही कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ उड़ियाँ हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं है। चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य सोमनाथ को तीर की तरह लगा तो नक्कर बोले, ये कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस। इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है, जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ। जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी? मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनते। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर सोमनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती जी कब से अपने कमरे में जा चुकी थी। सोमनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए, माँ रोज की तरह गुमसुम बन के मत बैठना। अगर साहब इधर आ निकले, कोई बात पूछे तो ठीक तरह से जवाब देना। मैं न पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूँगी, तुम कह देना। माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं है, वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा जाती है, ये तो अमेरिकन है, न मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूँगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाई वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक्स कामयाबी से चल जाए। सोमनाथ की पार्टी सफलता की शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रो में बह रहा था जिस रो में ग्लास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट नहीं थी, कोई अड़चन नहीं थी। साहब को विस्की पसंद आई, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे। मेम साहब सोफे के कवर और डिज़ाइन को भी पसंद कर रही थी। कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर कुछ क्या होना चाहिए। साहब तो ड्रिंक्स के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियाँ कहने लगे थे। दफ्तर में जितना रौब रखते हैं, यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काले गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत-प्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती। सोमनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उसकी पुरानी सहेली हो। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही नहीं चला। आखिर सब लोग अपने अपने ग्लासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे सोमनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही सोमनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में एन कोठरी के बाद माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए
और सिर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं झूल रहा था। मुंह में से लगातार गहरे खर्राटों की आवाज़ें आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा हो जाता तो वे एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो जाते, और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखरे हुए थे। देखते ही सोमनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा माँ को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में धकेल दे, मगर ऐसा करना संभव नहीं था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी। इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते नहीं बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगी। माँ, तुम जाके सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर से जाग रही थी? और खिसकियाती हुई नजरों से सोमनाथ चीफ की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटे हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाई। सोमनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। माँ, हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबरा के माँ ने बायां हाथ इस सांप के दाएं हाथ में रख दिया। सोमनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो बायां हाथ मिलाया जाता है, दाएं हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ। कहो माँ, हाउ डू यू डू। माँ धीरे से संकुचाते हुए बोली, हेलो डूडू। एक बार फिर कहा उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने और चहकने लगे थे। सोमनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कम होने लगा। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। सोमनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव में रहने वाली है, उम्र भर गांव में ही रही, इसीलिए आपसे लजाती है। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच, मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। चीफ खुशी में सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगे। माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोले, क्या गाऊं बेटा, मैंने कब गाया। वाह माँ, मेहमान कहाँ होते हैं, कोई टालता है क्या मेहमानों का कहना। साहब ने इतना रीझ के कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मान जाएंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्तर अनारा दे। ऐसी अफसर और उनकी स्त्रियां इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश दिया। भरे लिहाज से बोला, माँ, इसके बाद हाँ या ना का सवाल ही नहीं उठता। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल लरजती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरियाणी माए, हरियाणी बहन, हरियाते भाभी भरिया है। सी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठी। 3 पंक्तियां गा के माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद नहीं करते थे। सोमनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल गई। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांव की दस्तकारी क्या है। सोमनाथ खुशी से झूमते हुए कह रहे, ओह सब कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीज़ों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज़ें नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती है। सोमनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़िया बनाती है और फुलकारियाँ बनाती है। फुलकारियाँ क्या? सोमनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा के बाद माँ से बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है?
माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे, कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर सोमनाथ बोले, ये फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। माँ बना देगी। क्यों माँ? साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही एक फुलकारी बना दोगी ना? माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा? बूढ़ी आंखें क्या देखेगी? मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए सोमनाथ साहब से बोले, वह ज़रूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया। हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए, माँ पर से सबकी आंखें हट गई तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नज़रें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, पर वह बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हो। माँ ने बहुतेरे दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे की चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जिसे थमने में ही नहीं आते। आधी रात का वक्त होगा, मेहमान खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी, आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले में निस्तब्धता सोमनाथ के घर पर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में खनखनाती प्लेटों की आवाज़ आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाज़ा जोर से खटकने की आवाज़ आई। माँ, दरवाज़ा खोलो। माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ाकर उठ बैठे। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी। क्यों उन्हें नींद आ गई? क्यों वह ऊँधने लगी? क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी, कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही सोमनाथ झूमते हुए आगे बढ़ गए, माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ मम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ अम्मी, अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमटकर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। सोमनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उसकी पेशानी पर तनाव के बल पड़ गए। उसकी बाहें माँ के शरीर से हट गई। क्या कहा माँ? ये कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? सोमनाथ का क्रोध बढ़ने लगा। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम और अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे वैसे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी हैं, भगवान का नाम कर दूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब ने तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा देके यूँ चली जाओगी? मेरा बनता काम बिगाड़ दोगी? जानती नहीं, साहब खुश होंगे तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई, फिर बेटे की मुंह की ओर देखकर बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने ये कहा? कहा नहीं, मगर देखते नहीं कितना खुश होके गया था। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू कर देगी तो मैं देखने आऊँगा कैसे बनाती है। जो साहब खुश हो गए तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और भी बहुत हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करने लगी। और मिस्टर सोमनाथ, अब सो जाओ माँ, कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। बूढ़े मन की अंतर्व्यथा को दर्शाती हुई भीष्म साहनी जी की कहानी चीफ की दावत के अंत में आप लोगों से विनम्र आग्रह, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।